प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 28। आप चिंता मत करो, मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। सुहानी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस भी तो जाना होगा ना। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल मैं कुछ दिन की छुट्टी पर हूँ। मोहित सुहानी को नहीं बताना चाहता था कि मानव ने उसे कुछ दिनों के लिए कंपनी आने से मना कर दिया था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। इतना बोल मोहित चला गया। सुहानी अब भी परेशान थी और सोच रही थी कि अगर आर्यन ने माधवी को ऐसी हालत में घर से बाहर निकाल दिया तो फिर वो कहाँ जाएगी और कैसे सरवाइव करेगी। उसी समय माधवी आर्यन के कमरे से रोती हुई निकली। माधवी अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कॉरिडोर में खड़ी सुहानी पर गई। सुहानी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसका एक हाथ हमेशा की तरह अपने पेट को सहला रहा था। सुहानी को देखते ही माधवी की आंखें जलन से भर गई और वो गुस्से में सुहानी के पास आकर खड़ी हो गई। सुहानी अब भी अपने ख्यालों में गुम थी। माधवी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सुहानी माधवी की आवाज़ सुन सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आई। सुहानी परेशान होकर बोलती है, दी आप रो क्यों रही है, क्या हुआ है दी। माधवी नाटक जारी रखते हुए, सब खत्म हो गया सुहानी, सब कुछ खत्म हो गया। सुहानी समझ गई कि ज़रूर आर्यन ने माधवी को घर से जाने के लिए कह दिया होगा। सुहानी गुस्से में आ गई थी। आर्यन ने क्या किया? माधवी रोते हुए, आर्यन ने मुझे घर से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए कहा है। सुहानी ने गुस्से में, वो ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी आपको ऐसी हालत में। नहीं, मैं उसके लिए ज़रूर उसका हिसाब मांगूंगी। इतना बोल सुहानी गुस्से में आर्यन के कमरे की ओर बढ़ गई। ये देखकर माधवी घबरा गई। उसे डर था कि कहीं सुहानी को ये पता ना चल जाए कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। सुहानी गुस्से में आर्यन के कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी माधवी ने उसे रोक दिया। प्लीज़ सुहानी, आर्यन को पहले ही उसकी कंपनी से बाहर कर दिया गया है और इसका जिम्मेदार वो मुझे मानता है। ऐसे में मैं नहीं चाहती हूँ कि और कुछ भी बुरा हो, माधवी ने परेशान होते हुए कहा। और जो वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसका क्या? सुहानी ने गुस्से में सवाल किया और आगे बढ़ने लगी। माधवी ने सुहानी को गले से लगाकर उसे जाने से रोक दिया। तुम्हें मेरी कसम सुहानी, तुम आर्यन को कुछ भी नहीं कहोगी। माधवी जानती थी कि सुहानी को कैसे रोका जा सकता था। माधवी की कसम देते ही सुहानी रुक गई। सुहानी नम आंखों से, अब आपका क्या होगा दी? माधवी कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, क्या होगा, जी ही लूंगी जैसे तैसे। वैसे भी आर्यन से प्यार करके मैंने पहले ही सबसे बड़ी गलती कर दी थी, शायद मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। तभी सुहानी ने परेशान होकर कहा, आप तो कोई जॉब भी नहीं करती हो, फिर कैसे गुजारा करोगी? 1 मिनट रुको, मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इतना बोल सुहानी ने उसी समय माधवी के अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। माधवी ने बिल्कुल भी नहीं रोका, परंतु पैसे मिलते ही नाटक शुरू कर दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं कोई काम करके गुजारा कर सकती थी। वैसे भी ये मुंबई है और यहाँ पर मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाता। ऐसी हालत में आप कैसे काम कर पाओगी दी? वैसे भी आप अकेली थोड़ी हो, छोटा बेबी भी तो है। सुहानी ने परेशान होकर कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, परंतु वो कहते हैं ना कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, तो मुझे भी सिखा देगा, इसीलिए तुम परेशान मत हो, माधवी ने परेशान होते हुए कहा और वहाँ से चली गई। इस समय माधवी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इतना फ़ायदा तो उसे आज तक आर्यन के साथ रहकर भी नहीं हुआ था, जितना सुहानी के साथ झूठी सिंपैथी दिखाकर मिल गया था। वो सोच रही थी कि उसे कोई भी काम करने की क्या ज़रूरत थी जब सुहानी नाम का रिजर्व बैंक उसके पास है। माधवी को थोड़े पैसे देने के बाद अब सुहानी की परेशानी थोड़ी कम हो गई थी। मोहित के आते ही सुहानी उसके साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। इधर पाखी शाइनिंग मॉल के बाहर खड़ी हुई थी। उस मॉल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, क्योंकि मॉल के अंदर अभिनव कपूर आया हुआ था। रिपोर्टर्स को देख ये खबर मिली थी कि अभिनव कपूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। मोहित भी सुहानी को उसी मॉल में लेकर गया। हालांकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस समय मॉल के बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स थे। मोहित की गाड़ी को देखते ही पाखी पहचान गई और जब उसने गाड़ी से सुहानी को उतरते हुए देखा तो वो परेशान हो गई और मोहित को मैसेज कर दिया, वहाँ की परिस्थिति बता दी। मैसेज देख मोहित ने किसी बहाने से सुहानी को वापस अंदर बैठा लिया। क्या हुआ मोहित,
अभी तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, परंतु अब ये अचानक तुम्हारे पेट में दर्द कैसे होने लगा? सुहानी ने परेशान होकर सवाल किया। सुहानी की गाड़ी में बैठते ही मोहित ने गाड़ी को लॉक कर शीशे चारों तरफ से बंद कर दिया। यह देखकर सुहानी असमंजस में मोहित को देखने लगी। बाहर मीडिया है क्योंकि इस हॉल में अभिनव कपूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ है, मोहित ने बताया। अच्छा, ये सुनकर सुहानी और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि अभिनव कपूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। हालांकि इस बात से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, परंतु फिर भी सुहानी को ऐसा लगता था कि भविष्य में रागिनी और अभिनव के बीच रिश्ते बन सकते थे। परंतु खैर, अब ऐसा नहीं था, तो सुहानी भी इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। तभी उसे याद आया कि रागिनी अभिनव की बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए उसे रागिनी को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। यही सोच सुहानी ने मुस्कुराते हुए रागिनी को फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ रागिनी कुछ कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, परंतु मोबाइल की रिंग सुन उसने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा और सुहानी का नाम देखे उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से कॉल पिक कर लिया। सुहानी खुशी से, तुझे पता है आज मॉल में कौन आया है? यह सुनकर मोहित हैरानी से सुहानी को देखने लगा। रागिनी असमंजस में, कौन आया है और तुम कौन से मॉल से शॉपिंग करने के लिए गई हो? रागिनी का सवाल सुन सुहानी ने मोहित से सवाल किया। मोहित, इस मॉल का नाम क्या है? मोहित, शाइनिंग मॉल, और जो एक्टर आया है उसका नाम अभिनव कपूर है, मोहित ने जवाब दिया। वो मुझे पता है, बोलकर सुहानी वापस फ़ोन पर बात करने लगी। शाइनिंग मॉल नाम है और यहाँ पर तुम्हारा फेवरेट अभिनव कपूर आया हुआ है। यह सुनकर तो मोहित ने अपने सर पर हाथ ही रखकर बैठ गया। अभिनव, रागिनी की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई, जिसे सुहानी ने नोटिस कर लिया। सुहानी ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ रागिनी? रागिनी, कुछ भी नहीं, तुम मॉल के बाहर हो या अंदर? सुहानी, मैं बाहर ही हूँ रागिनी। ठीक है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। सुहानी, ठीक है। उसके बाद सुहानी ने फ़ोन काट दिया। तो अब हम अंदर कैसे जाएं? सुहानी ने परेशान होते हुए मोहित से सवाल किया। फाइनली तो आपको याद ही आ गया कि हमें अंदर भी जाना है, मोहित ने बेरुखी से जवाब दिया। सॉरी ना मोहित, वो मेरी दोस्त रागिनी, उसकी इतनी बड़ी फ़ैन है कि मैंने सोचा कि उसे ही बुला लूँ, खुश हो जाएगी। सुहानी ने माफ़ी मांगते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? तो अब क्या आपकी दोस्त भी आ रही है? मोहित ने हैरानी से सवाल किया। नहीं, वो अंदर है और मुझे बुला रही है। प्लीज़ कुछ करो ना, सुहानी ने मक्खन लगाते हुए कहा। बस बस, मैं समझ गया आपकी ट्रिक, कुछ करता हूँ मैं। इतना बोल मोहित ने किसी को फ़ोन कर दिया। कुछ देर बाद सुहानी ने देखा कि उसकी गाड़ी के पास कुछ लोग खड़े हुए, जिनके कपड़े आम लोगों के जैसे ही थे। यह देखकर सुहानी असमंजस में आ गई, हालांकि फिर भी कोई सवाल नहीं किया। मोहित ने सुहानी को मास्क पहनने के लिए दिया। सुहानी ने जल्दी से उसे पहन लिया। सुहानी के ऐसे करते ही उनमें से एक ने सुहानी की गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सुहानी हैरानी से मोहित को देखने लगी। हम इन आम लोगों के जैसे दिखने वाले अपने आदमियों के बीच में ही रहेंगे, मोहित ने समझाते हुए कहा। सुहानी ने सहमति जाहिर की और उन लोगों के साथ चलने लगी। ये देखकर पाखी हल्की सी मुस्कुरा दी, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा था कि भीड़ में लोग अभिनव कपूर से मिलने के लिए अंदर जा रहे थे। हालांकि सभी लोग अंदर नहीं जा पाए, सिर्फ सुहानी और मोहित ही अंदर जा पाए। ये देखकर सभी लोगों को यही लगा कि गार्ड उनको जाने नहीं दिया। फिर भी जो कट्टर फैन थे वो ज़बरदस्ती घुस गए होंगे। हालांकि मोहित की योजना बिल्कुल यही थी। अंदर आने के बाद सुहानी ने रागिनी को कॉल किया। रागिनी, अभी तक अंदर नहीं आई क्या? सुहानी, आ गई हूँ, परंतु तुम कहाँ हो? रागिनी ने, सेकंड फ्लोर के कैंटीन एरिया में हूँ। सुहानी, ठीक है, हम आते हैं। मतलब मानव भी, रागिनी बोल ही रही थी कि उससे पहले ही सुहानी ने फ़ोन काट दिया। हमें सेकंड फ्लोर के कैंटीन सेक्शन में जाना है, सुहानी ने मोहित से कहा। मोहित सुहानी को अपने साथ लेकर चलने लगा। चलते हुए ही सुहानी की नज़र मॉल की ट्रांसपेरेंट दीवार से बाहर खड़ी पाखी पर गई। सुहानी हैरानी से, पाखी भी यहाँ आई है क्या? मोहित ने कहा। हाँ, वो तो होगी ना यहाँ पर, आखिरकार वो एक जर्नलिस्ट है। अच्छा, अब सुहानी को पता चला कि मोहित को कैसे पता चला कि यहाँ पर अभिनव कपूर आया हुआ है। सुहानी परेशान होते हुए बोली, तुम पाखी को भी अंदर बुला लो ना, ऐसे बाहर इतनी धूप में कब तक खड़ी रहेगी? मोहित, वो अभी काम पर है, इसीलिए मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएगी। सुहानी,
वाह क्या बात है, मतलब वो अपने काम को लेकर बहुत ही प्रीशियस है। मोहित सुहानी को कैंटीन एरिया में लेकर गया। वहां जाकर सुहानी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर रागिनी को खोजने लगी। हालांकि उसे रागिनी तो नहीं मिली, पर अभिनव कपूर दिख गया, जो सुहानी को देखकर हाथ उठाकर अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। यह इंसान कौन है? मोहित ने हैरानी से सवाल किया। तभी सुहानी ने कहा, यही तो अभिनव कपूर है। मोहित, अच्छा, एक मिनट, ये आपको कैसे जानता है? हैरानी से सुहानी, मैं पिछली बार रागिनी के साथ इसी की मूवी देखने गई थी और अभिनव हमेशा अपनी मूवी के फर्स्ट शो में आता है, तो उसी दिन मैं और रागिनी इससे मिले थे। मोहित मजाकिया अंदाज में, क्या बात है, मुझे तो लगा था कि आप भाई के अलावा और किसी को जानती ही नहीं होगी। आखिरकार वो आपको घर से बाहर जाने ही कहाँ देते हैं? सुहानी नाराज़गी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मोहित, वो मुझे घर में कैद थोड़े ही रखेंगे। दोनों अभिनव के पास गए। अभिनव ने तुरंत दोनों को बैठने के लिए कहा। हालांकि सुहानी की नज़र सबसे पहले अभिनव के साथ बैठी लड़की पर गई और उस लड़की को देखते ही सुहानी चौंक गई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रागिनी थी। सुहानी हैरानी से, ये सब क्या है और कब हुआ? अभिनव समझाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है आप जैसा सोच रही है। सुहानी नाराज़गी से, मैं क्या सोच रही हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पूरी दुनिया क्या मान बैठी है, इससे तो फ़र्क पड़ता ही होगा। मोहित हैरानी में, अब प्लीज़ आप ये मत कहना कि आप इस लड़की को भी जानती है। सुहानी, यही तो रागिनी है। मोहित हैरानी से बोला, तो क्या पाखी इसी का इंटरव्यू लेने के लिए बाहर खड़ी है? ओह गॉड, ये मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे एक ही दिन में इतने सारे सरप्राइजेस मिलेगा। रागिनी, ये कौन है? सुहानी, और पाखी इंटरव्यू क्यों लेना चाहती है? सुहानी, ये मोहित सेठी है, मानव सेठी के छोटा भाई, और पाखी इनकी गर्लफ्रेंड है और वो एक जर्नलिस्ट है। अभिनव चौंकते हुए, क्या मोहित सेठी? लेकिन आप सेठी परिवार को कैसे जानती है? मोहित स्वैग से, ये सेठी परिवार की बहू है और मानव सेठी की पत्नी है। यह सुनकर अभिनव हैरानी से सुहानी को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मानव सेठी की पत्नी को पहले से ही जानता था। वहीं मानव सेठी, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था, मीडिया में भी उसकी कोई तस्वीर नहीं मिलती थी। हालांकि उससे मिलना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। अभिनव रागिनी से, क्या आपको ये बात पता थी? रागिनी नॉर्मली, हाँ, मुझे ये बात शुरू से ही पता थी। सुहानी, पहले मुझे ये बताओ कि ये सब कब हुआ? रागिनी, कुछ भी नहीं हुआ, बस दोस्ती बनी है हम लोग। और आज मैं शॉपिंग करने के लिए आई तो इत्तेफाक से अभिनव भी उसी समय यहाँ आए और ये सब हो गया। ये सुनकर सुहानी ने अभिनव की ओर देखा। अभिनव परेशान होकर, मैं यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए आया था क्योंकि इस मॉल के मालिक रसीफ रोशन ने 2 दिन पहले मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी, परंतु मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। अच्छा, सुहानी को अभिनव की बातों पर विश्वास हो गया था क्योंकि वो वैसे भी एक एक्टर था जिसके काम का ये भी एक हिस्सा था प्रमोशन करना। रागिनी परेशान होते हुए, मुझे घर जाना है परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊं। रागिनी की बात सुन सुहानी ने मोहित की ओर देखा। प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखिए, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी धूप में इनके ही इंटरव्यू के लिए खड़ी है और मैं उसे कुछ बता नहीं रहा हूँ, इतनी मदद काफ़ी है। रोहित ने जल्दी से जवाब दिया। अभिनव आश्वस्त कराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए और शाम होने तक का वेट कीजिए, फिर भी खुद ही आपको यहाँ से निकलवा दूंगा। सुहानी, अभिनव सही कह रहे हैं, शाम होने तक काफ़ी कुछ शांत हो जाएगा, तब तक हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। रागिनी ने सहमति में सर हिला दिया। उसके बाद दोनों शॉपिंग करने लगी। दूसरी तरफ माधवी अपना सामान पैक कर दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। यह अपार्टमेंट काफ़ी हाई फाई इलाके का सबसे महंगा अपार्टमेंट था। माधवी के पास अब भी काफ़ी पैसे थे और बाकी समय समय पर सुहानी है ही, लेकिन अब उसे एक नया अमीर इंसान फंसाना था जो कि मानव से ज़्यादा अमीर हो। माधवी किसी भी कीमत पर सुहानी से नीचे नहीं होना चाहती थी, बल्कि वो सुहानी को अपने नीचे देखना चाहती थी। नए घर में शिफ्ट होते ही माधवी ने सुहानी को बता दिया, प्लस अपनी फ़ोटो भी नए घर के साथ भेजी। सुहानी को मुंबई के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी और ना ही वो मुंबई के हाई फाई इलाकों के बारे में जानती थी, इसीलिए वो सामान्यतः ये देखकर खुश हो गई कि अब माधवी बेघर नहीं थी और उसके पास भी घर था। शाम को
दोनों ने खूब सारी शॉपिंग करी। भाभी, क्षमा चाहूँगा आपके आनंद में बाधा डालने के लिए, परंतु शाम हो चुकी है और हमें अब घर चलना होगा। मोहित ने मजाकिया अंदाज में कहा। रागिनी परेशान होते हुए, घर जा रही हो? लेकिन मोहित, सॉरी मिस रागिनी, बट आपको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके दोस्त अभिनव की है, और वैसे भी बाहर मीडिया आपके लिए ही आई हुई है, इसीलिए आप हमारे साथ ना चले तो हम लोगों के लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि वैसे भी यदि भाभी की फ़ोटो गलती से भी न्यूज़पेपर में आ गई तो भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं, और साथ में आप लोग भी बचोगे नहीं, क्योंकि ये परेशानी आपकी वजह से ही तो आई है। वरना भाभी तो कितनी बार घर से बाहर जाती रहती है, परंतु उनके पीछे कोई रिपोर्टर नहीं आता है। प्लीज़ मोहित, सुहानी ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। मेरी बातों का यदि आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, मोहित ने शर्मिंदगी में जवाब दिया। कोई बात नहीं मोहित, मैं आपकी नाराज़गी समझ सकती हूँ, रागिनी ने जवाब दिया। अभिनव, वैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं ही रागिनी को सेफली घर ड्रॉप करूँगा। रागिनी हकलाते हुए, सच में? सुहानी मुस्कुराते हुए, फिर तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। मोहित, हमें चलना चाहिए। मोहित, ठीक है। मोहित सुहानी को लेकर वहां से निकल गया। वो दोनों जल्दी ही घर पहुंच गए। सुहानी थक चुकी थी, इसीलिए वो सीधे कमरे में चली गई और बात लेकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन लेटते ही उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ मुंबई के सबसे महंगे बार में माधवी एक चेयर पर बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी, परंतु उसकी नज़रें वहां के लोगों को अच्छे से स्कैन कर रही थी। 5 साल पहले आर्यन के साथ रहने के बाद माधवी इतना तो समझ चुकी थी कि दिखावे की अमीरी और असली अमीरी में क्या फ़र्क होता है। उस बार में अभी तक उसे एक भी इंसान ऐसा नहीं दिखा जो उसे पसंद आ सके। तभी वहां पर एक और शख्स आया। उसके पीछे काले सूट पहने 4 लोग खड़े थे, और वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके कपड़ों और महंगी घड़ी से ही पता चल रहा था कि वो कितना अमीर था। उस आदमी ने जिस ब्रांड की घड़ी पहनी हुई थी, वो ब्रांड बहुत ही ज़्यादा महंगा होता था और हर कोई ऐसी घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी माधवी ने सुहानी के पास भी इसी ब्रांड की घड़ी देखी थी। ये देखकर ही माधवी समझ गई कि वो आदमी कितना अमीर था। उस आदमी ने बार में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई और उसकी नज़र माधवी पे गई। माधवी ने उसके देखने से पहले ही अपनी नज़रें घुमा ली थी। उस आदमी ने माधवी को देखा। माधवी ने बहुत ही छोटे और शरीफ से चिपके हुए कपड़े पहने हुए थे, जिससे उसका परफेक्ट फिगर दिख रहा था। वो आदमी था जय ग्रोवर। ग्रोवर परिवार का भी दुनिया में बहुत नाम था, और साथ ही वो सेठी कंपनी का कॉम्पिटिटर भी था। जय को इतनी बड़ी विरासत बहुत ही आसानी से मिल गई थी, क्योंकि वो हमेशा से ही इतना अमीर रहा था। ग्रोवर इंडस्ट्री को जय के दादा आरव ग्रोवर और विनय ग्रोवर ने खड़ा किया था, और उनके जाने के बाद कोई भी उनकी संपत्ति को 1 इंच भी बढ़ा नहीं सका था। और ग्रोवर परिवार में सबसे बड़ा होने के कारण ग्रोवर इंडस्ट्री की बागडोर जय के हाथों में आ गई थी। जय शुरू से ही अय्याश किस्म का इंसान था। जय की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी रही थी। हालांकि वो शादीशुदा था, परंतु उसकी पत्नी कभी भी जय के मैरिटल अफेयर्स के बारे में नहीं जान सकी थी। जय लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता था। बस वो अपनी पत्नी इरावती ग्रोवर के लिए ईमानदार था, क्योंकि इरावती को उसके दादा विनय ने पसंद किया था। इरावती विनय के दोस्त की प्रिय पोती थी, इसीलिए जय गलती से भी इरावती को धोखा नहीं दे सकता था। जय माधवी के शरीर को ध्यान से देखने लगा, और कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए माधवी के पास आकर बैठ गया। ये देखकर माधवी असहज होने का नाटक करते हुए थोड़ा खिसक गई। ये देखकर जय मुस्कुराया और माधवी के और करीब खिसक गया। माधवी घबराने का नाटक करते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे वाला एक जाम तो बनता है, वैसे भी आज शाम में कहर ढाने वाली है। जय ने मुस्कुराते हुए माधवी को देखते हुए काउंटर पर खड़े सर्वेंट से कहा। वो सर्वेंट जय को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने तुरंत जय के लिए ड्रिंक बनाकर उसे दे दी। ड्रिंक पीते हुए जय लार टपकाते हुए माधवी को ही देख रहा था। जय, अगर तुम चाहो तो हम रूम में बैठकर कुछ प्राइवेट बातें कर सकते हैं। माधवी, प्राइवेट बातें? कैसी प्राइवेट बातें? अब वो भी नाटक करने की पूरी कोशिश कर रही थी, ताकि सुहानी की तरह भोली भाली दिख सके। चलो बताता हूँ, बोलते हुए जय ने माधवी का हाथ पकड़ लिया और रूम में लेकर गया। माधवी अब भी नाटक कर रही थी।
जय ऐसा ही था। उसे जो भी लड़की पसंद आती थी उसे वो बिना उसकी अनुमति रूम में लेकर चला जाता था। वो जानता था कि उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। क्या बात करनी है आपको मुझसे, और आप ये दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? माधवी जितना हो सके सीधी होने का नाटक कर रही थी। कुछ देर रुक जाओ मेरी जान, सब पता चल जाएगा। इतना बोल जय ने माधवी को बिस्तर पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। माधवी वो सब एंजॉय कर रही थी, परंतु जय को वो ऐसे दिखा रही थी कि उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही हो। कुछ देर बाद जय थककर माधवी के बगल में लेट गया। बिना कपड़ों के माधवी बिस्तर के नीचे बैठी हुई रो रही थी। जय, सच में मज़ा ही आ गया। वैसे मुझे लगता है कि तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो, परंतु हैरानी की बात यह है कि तुम वर्जिन नहीं हो। जय की बात सुन माधवी मुस्कुराई। आखिरकार यही तो वो चाहती थी, परंतु आखिरी की लाइन सुन वो परेशान हो गई। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।